सन्नाटे को चीरती हुई रेलगाड़ी अपने अगले स्टेशन जूनागढ़ पर रुक जाती है। उस सुनसान स्टेशन पर रोशनी धीमी कदमों से अपना बैग लेकर नीचे आती है। ओह माय गॉड, ये ट्रेन कितनी लेट हो गई। ये स्टेशन भी पूरा खाली है। ज्वाइनिंग के पहले ही दिन में लेट हो गई। अब पता नहीं क्या होगा। मन ही मन बड़बड़ाते हुए रोशनी स्टेशन से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर एक भी रिक्शा या ऑटो मौजूद नहीं था कि तभी उसकी नजर एक ऑटो पर पड़ती है। रिक्शा, ओ रिक्शा वाले भैया, दीनदयाल हॉस्पिटल चलेंगे? मैडम, इतनी रात गए, वो भी अस्पताल में? ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगा। अरे डबल पैसे ले लेना, अब जल्दी चलो। ऐसा कहकर रोशनी जबरदस्ती उस ऑटो में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वे लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। लो मैडम, आ गया आपका अस्पताल। अब जल्दी से पैसे दे दो, मैं चलूं। रोशनी से जल्दी जल्दी पैसे लेकर ऑटो वाला घबराकर वहां से भाग जाता है। अजीब आदमी है। चलो कोई बात नहीं, कम से कम पहुंच तो गए। रोशनी हॉस्पिटल के अंदर जाती है। एक्सक्यूज मी, कोई है क्या यहाँ? जी मैडम, कहिए। अब मैं रोशनी, आज मेरी ज्वाइनिंग थी। एक मिनट मैम, मैं चेक करके बताती हूँ। हॉस्पिटल की डायरी में रोशनी का नाम चेक करते हुए वो रिसेप्शनिस्ट अजीब तरीके से घबराने लग जाती है और डरते हुए बोलती है, मैडम, आज आपकी ड्यूटी मुर्दा घर में है। तो इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है? आप प्लीज मेरा सामान मेरे रूम में रखवा दीजिएगा। ऐसा कहकर रोशनी मुर्दा घर की तरफ बढ़ने लग जाती है। जैसे जैसे रोशनी उस मुर्दा घर की तरफ बढ़ती जाती है, उसे अपने पीछे किसी और के कदमों की भी आवाज सुनाई देती है, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहाँ कोई नहीं होता। रोशनी को ये सब कुछ थोड़ा अजीब तो जरूर लगता है, लेकिन फिर वो इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ती है। रोशनी के पहुंचते ही अपने आप ही उस मुर्दा घर का दरवाजा खुल जाता है। लगता है हवा से अपने आप दरवाजा खुल गया। उस मुर्दा घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर सिर्फ लाशें ही लाशें थीं। अचानक पीछे से उसे किसी बूढ़े आदमी की आवाज आती है। कुछ चाहिए क्या मैडम? मेरा नाम रोशनी है, मेरी आज ही ज्वाइनिंग हुई है और इस मुर्दा घर में मेरी ड्यूटी पड़ी है। इसके बाद वो उस बूढ़े आदमी से सारी डिटेल्स लेने लग जाती है। वो बूढ़ा आदमी बिना पलक झपके उसे सारी जानकारियां देता चला जाता है। रोशनी को उसका ये बर्ताव अजीबोगरीब लग रहा था, लेकिन फिर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और अपने काम में लग जाती है कि तभी वहाँ एक नर्स आती है। मैडम, मैं स्नेहा, आपकी असिस्टेंट हूँ। ओके स्नेहा, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। उस ओल्ड मैन ने मुझे सारी डिटेल्स दे दी है। आप किसकी बात कर रही हैं मैम? अरे वही, इस मुर्दा घर के केयर टेकर की, जो अभी तो यहीं था। अरे कहाँ गया वो? ये सुनकर वो नर्स घबरा जाती है और जल्दी जल्दी रोशनी को खींचकर उस मुर्दा घर से बाहर ले जाती है। अरे 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 अरे, ये क्या कर रही हो? मैडम, आप अभी नई आई हो, इसलिए आपको नहीं पता। उस मुर्दा घर में एक भूत रहता है। व्हाट? भूत? अरे भूत भूत कुछ नहीं होता। आप इसे मजाक मत समझिए मैडम। उस मुर्दा घर के भूत ने न जाने कितने लोगों की जानें ली हैं। इसके बाद दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। उधर पीटर जल्दी जल्दी एक लाश को मुर्दा घर में रखने के लिए स्ट्रेचर पर लिए जा रहा था। सारा काम मुझसे ही करवाते रहते हैं। पीटर ये करो, पीटर वो करो। अब इन लाशों को भी मुर्दा घर में मैं ही रखूं। मन ही मन बड़बड़ाते हुए पीटर उस मुर्दा घर के पास पहुंचता है कि तभी दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? चलो कोई बात नहीं, मेरा काम तो आसान हो गया ना। पीटर अंदर जाता है, तभी मुर्दा घर की लाइटें अपने आप ही बंद चालू होने लगती है, जिसे देखकर पीटर थोड़ा घबरा जाता है। ये क्या हो रहा है? पहले वो दरवाजा अपने आप खुल गया और अब ये लाइट अपने आप ही बंद चालू हो रही है। कुछ तो गड़बड़ है। भाग पीटर, यहाँ से भाग। जैसे ही पीटर भागने की कोशिश करता है, उस मुर्दा घर का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और वो मुर्दा घर का भूत उसके सामने आ जाता है। बड़ी बड़ी लाल लाल डरावनी आंखें, बदसूरत सा चेहरा और उसकी छाती पर अजीबोगरीब सिलाई के निशान भी थे। कहाँ भाग कर जा रहे हो पीटर? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। इतनी आसानी से कैसे जाने दूं? इतना कहकर वो मुर्दा घर का भूत पीटर को हवा में उठा देता है और बड़ी ही बेदर्दी से उसे मार डालता है। अगली सुबह ये बात पूरे हॉस्पिटल में हवा की तरह फैल जाती है।
हॉस्पिटल के सभी लोग पीटर की मौत की खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तुमने सुना रोशनी, उस मुर्दा घर के भूत ने पीटर को मार डाला। अरे अरे यार, पता क्या मैंने, वो पीटर ना एक नंबर का पियक्कड़ था, शराब की नशे में खुद ही कुछ लिया होगा। क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं है इस पर? कभी तुम्हारा पाला पड़ा ना उस मुर्दा घर के भूत से, तब समझ। मुझे तो अब भी नहीं लगता कि ये काम किसी मुर्दा घर के भूत का है, लेकिन अगर ऐसा है तो इस बात का मैं पता जरूर लगाऊंगी। बच के, कहीं उसका अगला शिकार तुम ही ना बन जाओ। इसके बाद रोशनी जानबूझकर रात में अपनी ड्यूटी उसी मुर्दा घर में लेती है जिसमें सभी लोग जाने से कतराते थे। उस रात रोशनी थोड़ी घबराई हुई सी मुर्दा घर की तरफ बढ़ती है कि तभी उस मुर्दा घर का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। मुर्दा घर की लाइटें बंद चालू होने लगती हैं। रोशनी को अपने आसपास किसी आत्मा के होने का एहसास होता है। तुम जो भी हो ना, मेरे सामने आओ, मैं तुमसे नहीं डरती, समझे? कि तभी लाइटें ऑन हो जाती हैं और वो मुर्दा घर का भूत रोशनी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये सब देख रोशनी की हालत पतली हो जाती है और वो घबराते हुए कहती है, कौन हो तुम और क्यों इन बेकसूर लोगों की जानें ले रही हो? मूर्ख लड़की, तुम फिर यहाँ मरने चली आई। मैं मरने नहीं, तुम्हें मारने आई हूँ, समझे? क्या कहा तुम मुझे? हाँ, आज तुम्हारा खेल खत्म। सीधे तरीके से बताओ, कौन हो तुम? वो भूत जोर जोर से हंसने लग जाता है कि तभी रोशनी एक तांत्रिक को अंदर बुलाती है, जिसे देखकर वो मुर्दा घर का भूत बहुत गुस्सा हो जाता है। तो ये तांत्रिक मारेगा मुझे। तभी तांत्रिक अपने झोले में से एक बोतल निकालता है। हाँ, मैं मारूंगा तुझे। बता कौन है तू, वरना तुझे यहीं जलाकर भस्म कर दूंगा। तांत्रिक को यूं मंत्र पढ़ता देखकर उस मुर्दा घर का भूत बहुत ही ज्यादा डर जाता है। नहीं नहीं, रुक जाओ, मैं सब कुछ बताता हूँ। मैं इसी गांव में रहा करता था। हम बहुत गरीब थे। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, इसलिए मेरी पत्नी शांति ने मुझे इस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। जैसे तैसे मेरी पत्नी ने पैसे इकट्ठे करके मुझे इस महंगे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे पति कब तक ठीक हो जाएंगे? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आपके पति को हार्ट की बीमारी है, अभी थोड़ा इंतजार करिए। इसके बाद वो डॉक्टर आईसीयू के अंदर जाता है। पागल समझा क्या? अभी तो इसकी किडनी बेचकर मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, फिर फेंक दूंगा इसकी लाश को हॉस्पिटल के मुर्दा घर में। कुछ दिनों बाद डॉक्टर राव शांति को उसके पति की मौत की खबर बताते हैं। ये सदमा शांति बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद उस लालची डॉक्टर ने मेरी लाश को इसी मुर्दा घर में सड़ने के लिए छोड़ दिया। तब से लेकर आज तक मैं अपनी मौत का बदला हर उस इंसान से ले रहा हूँ जो इस मुर्दा घर में आता है। मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, और मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे गुनाहगारों को नहीं छोड़ूंगी। हर हाल में उन्हें सजा दिलवा कर ही रहूंगी। नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मैं अपना बदला खुद लेकर रहूंगा। बस, भले ही तेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, लेकिन तू किसी और की गलती की सजा बेकसूर लोगों को नहीं दे सकता, इसीलिए अब तुझे जाना होगा। नहीं, मैं इस मुर्दा घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझा तांत्रिक? तो तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। इसके बाद वो तांत्रिक मंत्रों का जाप करना शुरू कर देता है और बोतल के पवित्र जल को उस मुर्दा घर के भूत पर छिड़क देता है। ऐसा होते ही उस मुर्दा घर के भूत की आत्मा तड़पने लग जाती है और हवा की तरह वहाँ से गायब हो जाती है। बाबा, अब बारी उस डॉक्टर की है जिसने लालच में आकर एक बेगुनाह की जान ली। रोशनी ने उस लालची डॉक्टर के खिलाफ हॉस्पिटल की अथॉरिटी में शिकायत की, जिसके बाद उस दोषी डॉक्टर को सजा मिली और उस मुर्दा घर के भूत की आत्मा को मुक्ति। सुशीला एक पढ़ी लिखी औरत थी
और वो एक कंपनी में नौकरी करती थी। एक दिन सुशीला को किसी काम से गांव जाना पड़ता है। गांव में सुशीला को अपनी कंपनी के एक सामान का प्रमोशन करने जाना था। वो वहां अपनी कंपनी की ही एक बहुत अच्छी दोस्त निहारिका के साथ जाती है और अपना काम खत्म कर देती है। इसके बाद भी सुशीला के पास थोड़ा टाइम था। तब वो निहारिका से कहती है, निहारिका चलो गांव घूमने चलते हैं, मैंने सुना है यहाँ के खेत बड़े सुंदर हैं। ठीक है सुशीला, चलो चलते हैं। जब वो दोनों घूमने निकलती हैं तभी उन्हें गांव के सरपंच का बेटा हरीश मिल जाता है। अरे आप दोनों तो वही है ना जो शहर से यहाँ आई थी अपनी कंपनी के काम से? तो हो गया सारा काम? क्या आप लोग वापस जा रहे हैं? नहीं नहीं, हम तो अभी बस गांव घूमने जा रहे थे, हमें तो कल वापस जाना है। अरे बस इतनी सी बात, तो चलिए मैं आप लोगों को गांव घुमा देता हूँ ना। अरे वाह, ये तो बढ़िया बात है, चलिए फिर। हरीश दिखने में काफी हैंडसम था और वो काफी मेहनती भी था। वो सुशीला और निहारिका को पूरा गांव घुमा देता है। शाम होते होते निहारिका थक जाती है और घर चली जाती है, पर हरीश और सुशीला खेत में बैठे थे। सुशीला को हरीश से प्यार हो जाता है और हरीश भी सुशीला से शादी करने के लिए पूछ लेता है। हरीश, पर भला ये कैसे मुमकिन है? हम तो आज ही मिले हैं और तुम यहाँ गांव में रहते हो और मैं शहर में, तो हम कैसे शादी कर सकते हैं? सुशीला, मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम मेरी पत्नी बनोगी। क्या तुम मेरे लिए शहर नहीं छोड़ सकती? बहुत मुश्किल भरे दिन काट लिए तुमने अकेले शहर में, अब तो मैं तुम्हें यहाँ गांव की रानी बनाकर रखूंगा। हरीश की मीठी मीठी बातों में सुशीला फंस जाती है और वो उससे ये 10, ये लगाकर 20 और ये 5 मिलकर हो गए 25। इतने में तो खिलौना आ ही जाएगा। अरे नंदू, तू ये क्या कर रहा है? ये पैसे कहाँ से लेकर आया है? चल हमारे साथ खेल ले। नहीं नहीं, मुझे खेलना नहीं है, मैं तो इन पैसों का खिलौना लेने जा रहा हूँ। कैसा खिलौना? अच्छा, तो तू उस खिलौने की बात कर रहा है। मेरी मम्मी तो इतना पैसा भी नहीं देती। अरे मैं तो गुल्लक तोड़कर लेकर आया हूँ ये पैसे। चल मेरे साथ, हम खिलौने लेकर आते हैं। अरे बिल्कुल, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तू खरीद लेना, हम दोनों खेल लेंगे। अरे बिजली बहन, मेरे बेटे को देखा है क्या? शाम से नजर नहीं आ रहा। अभी बच्चों से पूछ कर आई थी, कह रहे थे दोनों यहीं पर खेल रहे थे, उसके बाद कहाँ गए उन्हें भी नहीं पता। आते होंगे बच्चे, खेलने में मगन हो जाते हैं ना ये। शाम ढल चुकी थी। नंदू और रिया अब तक घर नहीं आए थे। वहीं दोनों को उनकी माएं ढूंढ रही थी। कुछ समय बाद नंदू घर आता है और आते ही सीधे अपने कमरे में जाकर अपने बेड के चादर के नीचे खिलौना छुपा देता है। बिना हाथ पैर धोए कमरे में चला गया। अरे कहाँ था तू? मैं तो यहीं खेल रहा था, माँ आपने मुझे देखा नहीं होगा। हाँ, मेरी तो आंखें ही खराब हो गई हैं। चल अब हाथ पैर धोकर पढ़ने बैठ जा। खाना बन जाएगा तो खाना लगा दूंगी तेरे लिए। नंदू हाथ पैर धोने के बाद अपने कमरे में किताब लेकर बैठ जाता है, लेकिन उसका ध्यान खिलौने पर ही था और वो खिलौने को अपने गोद में रखकर उसे देख रहा था। खिलौना उसे बहुत पसंद आता है। आज से तू मेरा जिगरी यार है और आज से तेरा नाम टुक टुक। नंदू खिलौने से बात कर ही रहा था कि तभी उसके कमरे में चंदा का आना होता है। अरे किससे बातें कर रहा है? पढ़ने लिखने में तो तेरा ध्यान ही नहीं है। अरे माँ, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, आप तो खामखा मुझे डांटती रहती हैं। नंदू पढ़ने से ज्यादा अपने खिलौने पर ध्यान लगाए हुए था। कुछ देर बाद नंदू अपने माता पिता के साथ खाना खाकर सोने चला जाता है और अपने दोस्त टुक टुक से बातें करता हुआ सो जाता है। अब करीब रात के 2 बजे नंदू का लाया हुआ खिलौना बजने लगता है और नंदू की नींद खुल जाती है। अरे आवाज नहीं करते हैं, अगर माँ जग गई और उन्हें पता चल गया कि ये खिलौना मैं उनसे बिना पूछे लेकर आया हूँ तो वो मुझे बहुत सुनाएंगी। चुप हो जा। नंदू इतना कहकर खिलौने को बंद कर देता है, लेकिन अब खिलौना खुद ब खुद चलने लगता है और अपने आप ही दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे के खुलते ही नंदू उस खिलौने की तरफ सम्मोहित हो जाता है। वो अपने वश में नहीं था और वो उस खिलौने के पीछे पीछे घर से बाहर निकल चुका था। अब अगली सुबह, अजी उठिए, घोड़े बेचकर सो रहे हैं। वहां अपने कमरे में नंदू नहीं है। मैंने उसे चारों तरफ ढूंढ लिया, आस पड़ोस सब जगह तलाश लिया, लेकिन कहीं नहीं है हमारा नंदू। अरे उसके साथ के बच्चे तो अपने अपने घरों में बैठे हैं। सब जगह पूछकर आ गई हूँ, सारा गांव छान लिया, लेकिन हमारा बेटा कहीं नहीं है। पवन भी जब नंदू के गुम होने की बात सुनता है तो वो पूरे गांव में नंदू को ढूंढता है, बच्चों से पूछता है, लेकिन नंदू कहीं नहीं मिलता।
इधर रिया भी बहुत घबराई हुई थी कि आखिर नंदू कहाँ चला गया। गांव में नंदू के जाने के बाद दहशत था, लेकिन करीब 1 सप्ताह बाद गांव से एक और बच्चा गायब हो जाता है और ये खबर सुनकर चंदा की पड़ोसन बिजली चंदा के घर आती है। अरे चंदा बहन, तुम्हें मालूम है अपनी लता बहन का बेटा नहीं मिल रहा है, यानी वो अपने नंदू की तरह अगवा हो गया है। हमारे गांव में कौन बच्चे चोरी कर रहा है, न जाने मेरा नंदू कहाँ होगा। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है बहन, बच्चों पर हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। न जाने कौन हमारे बच्चों को अगवा कर रहा है, जरूर ये किसी गुंडे मवाली का काम है। क्या बिगाड़ा है हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने। मेरा नंदू मेरे बिना खाना भी नहीं खाता है। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे गांव से बच्चे अगवा हो रहे थे और गांव के लोग परेशान थे कि बच्चों को चुरा कौन रहा है। एक रोज रात को गांव का मुखिया मील से काम करके लौट रहा होता है। उसकी साइकिल खराब हो चुकी थी और साइकिल को लेकर वो अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। एक तो मेरी साइकिल ने मुझे धोखा दे दिया, अंधेरा मुझे और डरा रहा है। हे प्रभु, मुझे सही सलामत घर पहुंचा देना। सुखिया खुद से बातें करते हुए गांव की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी नजर खुद से चल रहे खिलौनों पर पड़ती है और उसके ठीक पीछे एक बच्ची चल रही होती है और वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि रिया थी। एका देख लिए हम, एक खिलौना चल कैसे सकता है, खिलौना के पीछे ही बच्ची, कुछ समझ नहीं। रिया ने कल शाम ही खिलौना खरीदा था और वो खिलौना रिया को सम्मोहित करके चुड़ैल की गुफा की तरफ ले जा रहा था। अब सुखिया जब रिया को खिलौने के पीछे बेसुध हाल में चलता हुआ देखता है तो जल्दी से सुखिया गांव में पहुंचता है और गांव के लोगों को नाम लेकर पुकारने लगता है। अरे गांव वालों, पवन भाई, बिजली भाभी, अरे जल्दी बाहर आओ, आप लोगों को कुछ जरूरी बात बतानी है। अरे सुखिया भैया, क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रहे हो, वो भी इतनी रात को। गजब हो गया, गजब हो गया। अभी अभी मैंने एक बच्ची को जंगल की तरफ जाते देखा है, वो भी एक खिलौने के साथ। बिजली भागी भागी रिया के कमरे में जाती है, लेकिन रिया कमरे में नहीं होती। अब बिजली रोने धोने लगती है, लेकिन गांव वाले बिजली को चुप कराकर उसे जंगल की तरफ चलने को कहते हैं, जहां सुखिया ने उस बच्ची को जाते हुए देखा था। अब सभी गांव वाले जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक गुफा दिखाई पड़ता है। हो ना हो इस गुफा में ही बच्चे कैद हैं, और देखो गुफा से अजीब अजीब आवाज भी आ रही है। मेरी रिया न जाने कैसी होगी। हिम्मत रखो बहन, गांव के सभी बच्चे यही हो सकते हैं। इतना कहकर गांव के लोग उस गुफा में दाखिल हो जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि गुफा में चुड़ैल ने बच्चों को बंदी बना रखा है। आज लाल चांद की रात है, आज की रात तुम सभी इंसानी बच्चों की बलि देकर मैं अपने बच्चे को चुड़ैल लोक में जगह दे पाऊंगी। चुड़ैल, मेरा नंदू। अरे चुप, एकदम बात करने की जरूरत नहीं है। अगर उस चुड़ैल को पता चल गया हम सब यहाँ हैं, तो वो हमारे बच्चों को मार डालेगी। गांव के बाकी बच्चे भी यहाँ हैं, यानी ये चुड़ैल सभी बच्चों को खिलौनों के जरिए सम्मोहित करके यहाँ तक लेकर आई है। देखो पास में कितने सारे खिलौने रखे हैं, सारे भूतिया खिलौने हैं। हाँ बिजली बहन, ये सब इस भूतिया खिलौने की वजह से ही हुआ है। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? तुम्हें पता नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो तुम लोगों को खिलौनों के जरिए सम्मोहित करके मैं यहाँ तक लेकर आई हूँ, और अब मैं तुम लोगों की बलि देकर उस तांत्रिक बाबा की कही हुई बातों को सच करूंगी। मेरे बेटे को उस वक्त चुड़ैल लोक से निकाल दिया गया था, जब उसने जाने अनजाने में चुड़ैल लोक के तांत्रिक बाबा के यज्ञ को भंग कर दिया था। लेकिन अब मैं तुम लोगों की बलि देकर अपने बेटे को लेकर चुड़ैल लोक वापस चली जाऊंगी। लेकिन हमारी गलती क्या है? हमने तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, और आपने मुझे कई दिनों से यहाँ कैद कर रखा है। मेरे मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बिगाड़ा तो मेरे मासूम बेटे ने भी किसी का कुछ नहीं था, लेकिन उसे बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया। मेरे मासूम बेटे पर गांव के जमींदार ने झूठा चोरी का आरोप लगाया, और जब मैंने अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की तो पूरे गांव वालों के सामने हम दोनों को जमींदार ने मौत के घाट उतार दिया, और पूरे गांव वाले
हमारी मौत का तमाशा देखते रहे, तो भला अब मैं किसी को कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं अपना बदला लूंगी, सबको मार डालूंगी। इतना कहने के बाद चुड़ैल अपने हाथों को आगे करती है और उसके हाथों में एक धारदार चाकू आ जाती है। जैसे ही वो एक बच्चे को पकड़कर उसकी बलि देने वाली होती है, तभी वहां चुड़ैल का बच्चा आ जाता है। रुक जाओ माँ, आप इन बेकसूरों को मत मारो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इनकी भी जान मेरी तरह जाए। लेकिन अगर मैंने उनकी बलि नहीं दी तो चुड़ैल लोक में जगह नहीं मिलेगी मेरे बच्चे। नहीं माँ, हमें चुड़ैल लोक में नहीं जाना। हमारे पास जो भी थोड़ी बहुत शक्ति है, उस शक्ति के सहारे हम इस गुफा में रह लेंगे, लेकिन इन बेकसूर बच्चों की जान नहीं लेंगे। जरा सोचिए माँ, अगर इन बच्चों की जगह मैं होता और उनके माता पिता की जगह आप मुझे ढूंढ रही होती, तो क्या आप ये सब देख सकती थी, सह सकती थी? नहीं ना, तो आप उनकी जान बख्श दीजिए। बड़े ही प्यार से चुड़ैल का बच्चा चुड़ैल को समझा रहा होता है, लेकिन वो रिया को उस वक्त छोड़ देती है और चुड़ैल की आंखों से आंसू की धाराएं बहने लगती है। और उस वक्त वो अपने जादू से उन बंदी बच्चों को आजाद कर देती है और हमेशा हमेशा के लिए उस गुफा में अपने बच्चों के साथ रहने का मन बनाती है। इधर गांव वालों को उनके बच्चे मिल जाते हैं और दूसरी तरफ चुड़ैल को शांतिपूर्ण जिंदगी जीने का नया रास्ता।